हरि ओम। मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग सांग कारिका पढ़ रहे हैं। सांग कारिका में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि पुरुष की जो सत्ता है वो पुरुष की सत्ता किस प्रकार से सिद्ध होती है। पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने में जो जो कारण थे उन कारणों को हमने पढ़ा, जिसमें संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। ये मुख्य रूप से 5 कारण हमने पढ़ा था। इसके बाद पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के बाद, पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के बाद फिर हमने पुरुष बहुत्ववाद को सिद्ध किया। पुरुष बहुत्ववाद सांख्य का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है। पुरुष बहुत्ववाद मतलब पुरुष अनेकवाद। और उसमें जो कारिका थी जन्म मरण करणानाम प्रतिनिमाद अयुगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रगुण विपर्ययाच्चैव, ये 2 कारिकाएं कल हमने पढ़ा था। ये दोनों कारिकाओं में पुरुष की सत्ता और पुरुष बहुत्ववाद इन दोनों की सिद्धि किए थे। 11वें नंबर की एक कारिका आई थी। 11वें नंबर की कारिका जो थी त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्यम अचेतनम प्रशोधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पुमान। उसमें हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से व्यक्त और अव्यक्त में साम्य है और पुरुष इनसे किस प्रकार से भिन्न है। तो वहां पर पुरुष के जो लक्षण हमने 6 पढ़े थे, 6 लक्षण अर्थात अव्यक्त और व्यक्त में 6 सामान्य हैं और उनसे विपरीत सीधे कौन है? पुरुष। उन पुरुष में त्रिगुणम अर्थात त्रिगुण रहित पुरुष है। इसके बाद जो तो अविवेकी जो अव्यक्त और अव्यक्त हैं, तो पुरुष कैसा है? विवेकी है, अविषय है। ठीक है। सामान्यम पुरुष विशेष है। सामान्य लक्षण व्यक्त अव्यक्त का पढ़े थे। तो त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्यम अचेतनम, पुरुष कैसा है? चेतन है। और पुरुष कैसा है? अप्रशोधर्मी है। तो वहां पर 6 लक्षण पुरुष के अर्थात पुरुष के जो विशेष लक्षण है उन विशेष लक्षणों को उस 11वीं नंबर की कारिका में पढ़ा था। ये जो 19वें नंबर की जो कारिका है, इस कारिका में भी पुरुष के ही लक्षण है। ये कारिका भी पुरुष के ही लक्षण को बतलाती है, लेकिन यहां पर पुरुष के कैसे लक्षण है? सामान्य लक्षण है। तो पुरुष के ये जो 19वीं नंबर की कारिका है, 19वीं नंबर की कारिका में पुरुष के क्या है? यहां पर सामान्य लक्षण है। ठीक है। तो पुरुष के क्या है? सामान्य लक्षण। ये जो सामान्य लक्षण है, ये सामान्य लक्षण भी आपसे पूछे जाते हैं। जो भी एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो विशेष रूप से याद रखें कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है साक्षी, माध्यस्थ, कैवल्य, दृष्टत्वम और अकर्ति भाव, ये किनमें होता है? इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो अब ये कारिका को देखते हैं। कारिका है तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य। तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वमस्य। साक्षित्वमस्य अलग अलग कर लोगे तो साक्षित्वम अस्य। अस्य किसका? अस्य अर्थात कौन? पुरुषस्य अर्थात पुरुष का। तो पुरुष के ये लक्षण है। कैवल्यम माध्यस्थम दृष्टत्वम अकर्ति भावच्च। तो दृष्टत्वम, तो दृष्टत्वम ये यहां तक आ जाएगा, मां हलंत है, आ बचेगा अकर्ति भाव। तो दृष्टत्वम और अकर्ति भाव, अकर्ति भावश्च, ये जो लक्षण है ये क्या है? पुरुष के सामान्य लक्षण है। तो यहां पर जो पहला लक्षण है, पहला लक्षण क्या है? साक्षित्वम। साक्षी अर्थात पुरुष क्या है? साक्षी होता है। तो साक्षित्वम का मतलब क्या है? कि साक्षी होना। तो साक्षी होना किसका लक्षण है? पुरुष का। अर्थात साक्षी का जो भाव है, ये साक्षी का भाव किसका होता है? पुरुष का होता है। ठीक है। तो साक्षित अर्थात साक्षी, साक्षी कौन है? पुरुष है। ठीक है। इसके बाद यहां पर आता है कैवल्यम माध्यस्थम दृष्टत्वम अकर्ति भावश्च। तो इसको क्रमशः देख लेते हैं। तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम। तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम का मतलब होता है कि तस्मात् मतलब उसके, विपर्यासात् मतलब विपरीत होने से, उसके विपरीत, सिद्धम मतलब सिद्ध होने से। ठीक है। तो उसके अर्थात किसके? गुणों के। तो तस्मात् के द्वारा क्या लेना? गुण। तस्मात् के द्वारा क्या लेना? कि गुणों। ठीक है। गुणों के विपरीत। तो गुणों के विपरीत सिद्ध होने से, तो गुणों के विपरीत सिद्ध होने से साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य, अस्य पुरुषस्य साक्षित्वम। ठीक है। इसको इस प्रकार से कर लेना कि अस्य पुरुषस्य साक्षित्वम, इस पुरुष का साक्षित्व सिद्ध होता है। अब आपने इसके पहले पढ़ लिया कि पुरुष क्या है? गुण रहित है। 11वें नंबर की कारिका में
त्रिगुणम अविवेक विषया सामान्यम अचेतनम पशो धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा च पुमान। उसमें यह बतलाया गया कि जो पुरुष है, पुरुष क्या है, गुण रहित है, पुरुष में गुण नहीं है, बल्कि जो गुण है वो किसमें है, प्रकृति में है। तो यही जो ये जो कारिका है वो ये कारिका यही बतला रही है कि इस प्रकार उसके गुणों के विपरीत सिद्ध होने से, किसके गुणों के विपरीत सिद्ध होने से, पुरुष के, कि पुरुष क्या है, गुणों के विपरीत है। तो तस्माच्च विपर्यासात सिद्धम, मतलब तस्मात मतलब उस गुणों के, विपर्यासात मतलब विपरीत, सिद्धम मतलब सिद्ध होने से, मतलब पुरुष क्या है, गुणों के विपरीत है, अर्थात पुरुष में गुण नहीं है। जब पुरुष में गुण नहीं है तो तब सिद्ध क्या होता है, तो कहते हैं कि साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य। अस्य मतलब इस पुरुष, पुरुषस्य मतलब पुरुष, पुरुषस्य में क्या है, षष्ठी है, तो इसका अर्थ क्या करेंगे कि इस पुरुष का साक्षित्व सिद्ध होता है। तो क्या सिद्ध होता है, साक्षित्व सिद्ध होता है कि गुणों के विपर्य होने से साक्षित्वम सिद्धम, अर्थात साक्षित्व सिद्ध होता है किसका, पुरुष का। तो पुरुष क्या है, साक्षी है। तो पहला जैसे ये पूछ लेता है कि सांख्य के अनुसार साक्षी कौन है, तो सांख्य के अनुसार साक्षी कौन है, पुरुष है। तो अव्यक्त और व्यक्त मत लगा देना, प्रकृति साक्षी नहीं है बल्कि कौन है, पुरुष ही साक्षी है। तो ये जो साक्षित्व जो लक्षण है, ये किसका लक्षण है, पुरुष का लक्षण है। तो ये समझ में आ गया कि साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य, किसका ये साक्षित्व किसका सिद्ध होता है, तो पुरुष का साक्षित्व सिद्ध होता है, अर्थात पुरुष क्या है, साक्षी है। साक्षी का मतलब क्या होता है कि मतलब देखने वाला, या एक तरह से होता है कि कोई भी, जैसे वादी प्रतिवादी होते हैं, वादी प्रतिवादी जब लड़ते हैं तो वादी प्रतिवादी का एक कोई क्या होता है, साक्षी होता है, ठीक है, जो दोनों के कार्यों को एक तरह से देखता है। पुरुष का यहाँ पर कैसे साक्षित्व सिद्ध होता है, तो पुरुष का साक्षित्व यहाँ पर ऐसे सिद्ध होता है कि प्रकृति पूरा प्रयास करती है कि पुरुष को क्या मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। पुरुष को मोक्ष दिलाने में प्रकृति जो है पुरुष के सामने आती है, ठीक है, पुरुष के सामने क्या करती है, प्रकृति आती है। तो पुरुष के सामने प्रकृति आती है, तो पुरुष के सामने जब आती है तो क्या है, पुरुष को अपने आप को दिखाना चाहती है, और पुरुष क्या है, उसको देखना चाहता है। इस प्रकार क्या होता है कि पुरुष को पूरी तरह से अपने आप को दिखाना चाहती है और पुरुष इसे देखना चाहता है। तो पुरुष के द्वारा प्रकृति जो है वो क्या है, देख ली गई है, और प्रकृति ने अपने आप को पुरुष को दिखा दिया है। तो प्रकृति ने पुरुष को अपने आप को दिखा दिया, पुरुष ने प्रकृति को देख लिया। इस प्रकार से यहां पर यह घटित होता है कि जो पुरुष है वो पुरुष क्या है, साक्षी है, ठीक है, पुरुष क्या है, साक्षी। मतलब कोई चीज होती है जब किसी को हम दिखा देते हैं तो वो उसका क्या हो जाता है, साक्षी हो जाता है कि हाँ मैंने फला चीज देख ली, तो मैंने फला चीज देख ली, मैंने ये चीज देख ली, तो मैं उस चीज का क्या हो गया, साक्षी हो गया। इसी प्रकार से पुरुष ने प्रकृति को देख लिया तो पुरुष क्या हो गया, साक्षी हो गया कि मैंने प्रकृति को देख लिया, ठीक है। तो पहला ये जो लक्षण है साक्षी, ये किसका लक्षण है, पुरुष का लक्षण है। इसके बाद कहते हैं नीचे की लाइन में है कैवल्यम। कैवल्य का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करने वाला। तो कैवल्यम अर्थात मोक्ष प्राप्त करने वाला। तो कैवल्य कौन है, सांख्य के अनुसार जो कैवल्य है वो कौन है, तो कैवल्य भी कौन है, पुरुष है। तो दूसरा लक्षण क्या है, दूसरा लक्षण है कैवल्य। कैवल्य का मतलब क्या होता है, मोक्ष। तो पहला लक्षण क्या हुआ, पुरुष का साक्षी। दूसरा लक्षण क्या हुआ, कैवल्य। कैवल्य किसको प्राप्त होता है, पुरुष को प्राप्त होता है। सांख्य में जो है, जो कैवल्य है वो प्रकृति या अव्यक्त को, व्यक्त तत्वों को प्राप्त नहीं होता, बल्कि कैवल्य किसको प्राप्त होता है, पुरुष को प्राप्त होता है। पुरुष ही मोक्ष को प्राप्त करता है। तो कैवल्य लक्षण भी किसका होगा, पुरुष का होगा, ठीक है। कैसे कैवल्य पुरुष को प्राप्त होता है, तो कैवल्य प्राप्त के लिए जो पहली कारिका थी कि दुखों की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति ही क्या होते हैं, मोक्ष होता है, ठीक है। तो दुखों की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति हो जाना ही क्या है, कैवल्य है। अब ये जो दुख होते हैं, तो दुख होते क्यों हैं, तो दुख होते हैं तीनों गुणों के कारण। सत्व रजस तमस, ये जो तीन प्रकार के गुण हैं, इन तीनों गुणों के कारण ही कोई व्यक्ति दुखी होता है। क्योंकि जैसे जैसे ये गुण मतलब आते हैं, आविर्भूत होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को दबा करके हमारी स्थिति में, हमारे शरीर में वो स्थिति को पैदा करते हैं कि इन गुणों के कारण हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं। अब जब गुणों के कारण हम दुखी होंगे तो स्वाभाविक बात है कि मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये जो गुण है, तो ये गुण किस में होते हैं, प्रकृति में होते हैं, अर्थात अव्यक्त और व्यक्त में होते हैं। पुरुष में ये गुण होते ही नहीं है, पुरुष गुण रहित है।
और जब पुरुष गुण रहित है तो निश्चित है कि सुख दुख मोह अर्थात सुखात्मक दुखात्मक ये जो मोहात्मक जो भाव है, ये भाव भी पुरुष को प्राप्त नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब गुण है ही नहीं पुरुष में, तो जो गुण नहीं है तो पुरुष दुखी भी नहीं होगा। जब पुरुष दुखी भी नहीं होगा तो उसको क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि जहां तक दुख है तभी तक मोक्ष नहीं है। दुखों से आप छूट गए तो आपको मोक्ष मिल गया। तो अब यहाँ पर यह भी बात आ जाती है कि जब ये पुरुष में गुण है ही नहीं, तो फिर पुरुष ये महसूस क्यों करता है कि मैं इस समय अच्छा फील कर रहा हूँ, इस समय मैं सुख रूप से महसूस कर रहा हूँ, सुख रूप महसूस कर रहा हूँ, इस समय मैं दुखी हो रहा हूँ, इस समय मैं मूड हो रहा हूँ। तो ये पुरुष को क्यों ऐसा लगता है, क्यों फील करता है वो? तो यहाँ पर जो पुरुष को ऐसा जो भाव आता है वो केवल इसलिए आता है क्योंकि जब प्रकृति पुरुष के साथ मिलती है तो प्रकृति के जो लक्षण है वो पुरुष में चले जाते हैं। मतलब एक तरह से चले जाना या कहना कि पुरुष मान लेता है कि ये गुण मेरे हैं। तो पुरुष को प्रकृति के जो गुण हैं वो पुरुष को आभास होने लगते हैं। मतलब प्रकृति के गुण पुरुष जो तो पुरुष अपने गुण मान लेता है, मुख्य रूप से कहना यह है। तो प्रकृति जब पुरुष के साथ मिलती है तो प्रकृति के जो गुण है वो किसको, वो कौन फील करने लगता है, कौन महसूस करने लगता है? पुरुष। पुरुष को लगता है कि ये गुण मेरे हैं, इसलिए पुरुष क्या करता है, अपने आप को सुखी दुखी ये महसूस करता है। बाकी ये पुरुष के गुण नहीं। अभी इसके बाद एक कारिका आएगी जिसमें ये स्पष्ट होगा। इसी तरह प्रकृति भी क्या है? अचेतन है, प्रकृति जड़ है। लेकिन प्रकृति भी क्या है, जब पुरुष के संयोग में आती है तो पुरुष का जो गुण है चेतनत्व, वो चेतनत्व गुण चला जाता है प्रकृति में। तो प्रकृति भी क्या होता है, अपने आप को चेतन मानने लगती है। तो दोनों के गुण एक दूसरे को ट्रांसफर होते हैं। तो अब यहाँ पर कैवल्य किसको प्राप्त होता है? पुरुष को प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि पुरुष क्या है, गुण रहित है। और जब गुण रहित है, तीनों गुण नहीं है, तो सुख दुख कुछ महसूस ही नहीं करेगा। जब महसूस नहीं करेगा तो उसको क्या होगा? कैवल्य प्राप्त होगा। समझ में आ गया? तो कैवल्य किसका लक्षण है? पुरुष का लक्षण है। तो पुरुष कैसा है? कैवल्य, केवली है। ठीक है। इसके बाद पुरुष का जो सामान्य लक्षण करते हैं, तीसरा लक्षण है माध्यस्थ। माध्यस्थ का मतलब माध्यस्थम। तो माध्यस्थम का मतलब होता है उदासीन। माध्यस्थम का अर्थ क्या है? उदासीन। इसी के लिए एक दूसरा शब्द आता है तटस्थ। दूसरा शब्द क्या है? तटस्थ। पहला शब्द है उदासीन, दूसरा शब्द तटस्थ। तो आप ये याद रखना कि माध्यस्थ जो गुण है ये माध्यस्थ भी पुरुष ही है। यदि आपसे पूछ ले कि माध्य सांख्य के अनुसार माध्यस्थ किसका लक्षण है, तो माध्यस्थ किसका लक्षण है? पुरुष का लक्षण है। माध्यस्थ की जगह यदि उदासीन और तटस्थ ये दो शब्द आते हैं कि उदासीन कौन है सांख्य के अनुसार? पुरुष है। तटस्थ कौन है? पुरुष है। ठीक है। उदासीन का मतलब होता है बीच में स्थित होना, ना उस पक्ष में जाना ना इस पक्ष में जाना, उसको कहते हैं माध्यस्थ कहते हैं। ठीक है। ठीक है। मीडिएटर, इंग्लिश में कहते हैं उसको मीडिएटर, अर्थात बीच वाला आदमी, जो ना यहां हो ना वहां हो। तो ये जो माध्यस्थ है अर्थात जो तटस्थ जो लक्षण है, ये तटस्थ लक्षण भी किसका है? पुरुष का लक्षण है। क्योंकि पुरुष क्या है? माध्यस्थ है। अर्थात तो वो क्या होता है कि जो सुख दुख आदि होते हैं, ये जो प्रकृति के जो भाव होते हैं, इनसे पूर्णतया वो क्या होता है? उदासीन रहता है। क्योंकि गुण उसमें है नहीं, तो सुख दुख वो कुछ फील नहीं करेगा, कुछ महसूस नहीं करेगा। तो वो क्या रहता है? तटस्थ की उसकी स्थिति रहती है, वो इनके प्रति रहता है, उदासीन रहता है। ठीक है। उदासीन उच्च ही आसीना, उदासीना वो अर्थ नहीं करना, मतलब एक तरह से उदासीन का मतलब होता है तटस्थ के मतलब बीच में। तो तटस्थ या उदासीन या माध्यस्थ ये किसका लक्षण है? ये भी पुरुष का लक्षण है। तो पुरुष कैसा है? कैवल्य है। कैवल्य पुरुष को प्राप्त होता है, तो कैवल्य भी लक्ष्य का लक्षण है। माध्यस्थ। इसके बाद आता है दृष्टत्वम। तो दृष्टत्वम, दृष्टत्वम, दृष्टत्वम का मतलब होता है दृष्टा। इसका मतलब क्या होता है? दृष्टा। तो अब ये पूछ ले कि सांख्य के अनुसार दृष्टा कौन है? सांख्य के अनुसार दृष्टा कौन है? इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो सांख्य के अनुसार दृष्टा कौन है? ये भी पुरुष ही है। ठीक है। प्रकृति नहीं है दृष्टा, बल्कि कौन है? पुरुष। तो दृष्टा का मतलब होता है देखने वाला। तो दृष्टा कौन है सांख्य के अनुसार? पुरुष है। तो दृष्टा का लक्षण भी ये याद रख लेना बढ़िया से कि पुरुष ही क्या है? सांख्य के अनुसार दृष्टा है। तो दृष्टा, दृष्टत्व का मतलब होता है दृष्टा। और दृष्टा कौन है? पुरुष है। पुरुष क्यों दृष्टा है? कैसे माने कि पुरुष दृष्टा है? तो पुरुष का एक लक्षण है चेतन। पुरुष को क्या कहा गया? कि वो चेतन है। अर्थात चेतन के समान कौन है? पुरुष है। प्रकृति क्या है? जड़ है। अब जो चेतन जो भी चेतन होगा तो वही दृष्टा होगा, वही चीजों को देख सकने में समर्थ होगा। और जिसमें चेतनत्व तो है ही नहीं, वो किसी वस्तु को क्यों देख पाएगा? अर्थात उसको देख ही नहीं पाएगा। जैसे प्रकृति क्या है? जड़ है, इसलिए उसमें ये जो दृष्टा है वो दृष्टा भाव उसमें प्रकृति में आता नहीं है।
तो पुरुष कैसा है? चेतन है। चेतन होने के कारण पुरुष क्या है? दृष्टा भी है। तो दृष्टत्वम अर्थात दृष्टा का भाव भी किसमें लक्षित होता है? पुरुष में लक्षित होता है। तो दृष्टा कौन है सांख्य के अनुसार? ये भी पुरुष है। दृष्टा के बाद इसके बाद आता है अकर्ति भाव। मां हलंत है, आ बचेगा, तो इसके बाद यहां पर कर लेना अकर्ति भाव। तो दृष्टा के बाद क्या है? अकर्ति भाव। तो अकर्ति भाव का मतलब होता है अकर्ता। अकर्तृत्व। अकर्ति भाव का मतलब क्या लेना? अकर्ता। तो अब ये आपसे पूछ लेता है कि सांख्य के अनुसार अकर्ता कौन है। क्वेश्चन ये बनेगा कि सांख्य के अनुसार अकर्ता कौन है? अकर्ति भाव किसमें रहता है? तो अकर्ति भाव भी किसमें रहता है? पुरुष में, अर्थात पुरुष कर्ता नहीं है। यदि ये आपसे पूछे कि सांख्य के अनुसार पुरुष कैसा है, कर्ता है, अकर्ता है, तो क्या होगा? पुरुष अकर्ता होगा। अर्थात पुरुष क्या है? अकर्ता, अर्थात वो पुरुष कुछ करता नहीं। अब ये जो अकर्ति भाव की सिद्धि होती है, यह अकर्ति भाव की सिद्धि होती है पुरुष के विवेकी होने से। क्योंकि 11वें नंबर की कारिका में हमने ये पढ़ा कि त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रशोधर्मी। इसी में जो तो अविवेकी कौन था? प्रकृति और व्यक्त, अर्थात व्यक्त और अव्यक्त ये कैसे हैं? अविवेकी हैं। तो पुरुष क्या है? इसके विपरीत, अर्थात पुरुष क्या है? विवेकी है। ठीक है, पुरुष में ज्ञान है। और पुरुष में एक लक्षण है अप्रशोधर्मिता। अप्रशोधर्मिता कौन है? ये भी पुरुष है, क्योंकि प्रकृति क्या है? प्रशोधर्मी है। तो पुरुष क्या हो जाएगा? अप्रशोधर्मिता हो जाएगा, अप्रशोधर्मी हो जाएगा। तो अप्रशोधर्मिता और विवेक आदि के द्वारा यह सिद्ध होता है कि पुरुष क्या है? अकर्ता है। ठीक है, पुरुष क्या है? अकर्ता है। क्योंकि पुरुष क्या है? ये जो अप्रशोधर्मी और जो अविवेकी है, ये पुरुष में होते नहीं है। पुरुष में बल्कि क्या होते हैं? विवेकी और अप्रशोधर्मिता होते हैं, जिसके कारण पुरुष का अकर्ति भाव अर्थात अकर्ता भाव भी सिद्ध होता है। तो ये जो कारिका है, ये कारिका साधारण कारिका नहीं है। यहां से भी जितने ये शब्द लिखे हैं सारे क्वेश्चन ही हैं, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि ऐसे ही पूछ लेते हैं कि सांख्य के अनुसार अकर्ता कौन है? पुरुष है। सांख्य के अनुसार दृष्टा कौन है? वो भी पुरुष है। सांख्य के अनुसार माध्यस्थ अर्थात उदासीन या तटस्थ कौन है? वो भी पुरुष है। सांख्य के अनुसार साक्षी कौन है? पुरुष है। इस प्रकार से तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य कैवल्यम माध्यस्थम दृष्टत्वम अकर्ति भावश्च। ये यहाँ पर इस कारिका को हमने देखा किस प्रकार से पुरुष के लक्षण यहाँ पर पूरी तरह से घटते हैं। इसी के साथ में थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगा कि यदि अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो थोड़ा सा आप भी प्रयत्न करो, वीडियो को शेयर वगैरह कर दो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 20वीं कारिका है। ये जो 20वीं कारिका है, अब इसमें यह बताया जाएगा कि किस प्रकार से प्रकृति और पुरुष इन दोनों के गुण एक दूसरे पर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, प्रकृति के जो गुण हैं वो किस में चले जाते हैं? पुरुष में चले जाते हैं। पुरुष के जो गुण हैं वो किस में आते हैं? प्रकृति में आते हैं। कैसे? ठीक है, ये जो कारिका है, तस्मात् तत्संयोगाद आचेतनम चेतनावद इव लिंगम। ठीक है, तस्मात् तत्संयोगाद आचेतनम चेतनावद इव लिंगम लग गया। नीचे है गुण कर्तृत्वे अपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः। तो तस्मात् तत्संयोगाद अचेतनम चेतनावद इव लिंगम गुण कर्तृत्वे अपि तथा गुण कर्तृत्वेपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः। कर्तेव कर्ता इव भवति उदासीनः। उदासीना कौन? पुरुष। तो उदासीन कौन हो जाएगा? पुरुष। अब यहां पर समझना, ये इंपॉर्टेंट है, साधारण नहीं है। सांख्य को यदि समझना है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, अब यहां से क्या होगी? 21वीं नंबर कारिका से होगी, 21-22 नंबर कारिका से। अब यहां पर सांख्य के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति होगी। अब जब सृष्टि की उत्पत्ति होगी तो प्रकृति पुरुष मिलेंगे, तब तो सृष्टि की उत्पत्ति होगी। जब स्त्री पुरुष मिलते हैं तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो प्रकृति का मतलब स्त्री और पुरुष तो पुरुष है ही, इनके दोनों के मिलने से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अब यही यहाँ पर इस कारिका में दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि तस्मात् तत्संयोगात्। तस्मात् मतलब उसके, किसके? तो तत् मतलब वह। कौन? तो वह अर्थात पुरुष। कौन हो जाएगा? पुरुष। अर्थात उस पुरुष के संयोगात मतलब संयोग से अचेतनम अर्थात अचेतन कौन? प्रकृति। वो कैसी होती है? चेतन वद इव अर्थात चेतन के समान होने लगती है। लिंग मतलब वही प्रकृति। ठीक है, अर्थात जो सूक्ष्म शरीर है, ठीक है, ये उसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया कि तस्मात् तत्संयोगा। तस्मात् मतलब उसके, किसके? पुरुष के।
उस पुरुष के संयोग से, संयोगात पंचमी विभक्ति है तो संयोगात में पंचमी है, यहां भी पंचमी है, तो इसका अर्थ क्या करेंगे कि उस पुरुष के संयोग से अचेतनम, दाहलंत है आ बचेगा, तो यहां पर क्या करोगे अचेतनम। अचेतना, अचेतन कौन है सांख्य के अनुसार? प्रकृति। प्रकृति के लक्षण किए थे ना कि प्रकृति क्या है? जड़ है, जड़ मतलब अचेतन है। तो जो अचेतन जो प्रकृति है वो कैसे लगने लगती है? चेतन वद इव, चेतन के समान। तो चेतनवत, चेतनवत। अब यहां पर क्या है? वत प्रत्यय लगा है। वत क्या है? ये प्रत्यय है, ठीक है। वत प्रत्यय जहां पर लगता है उसका मतलब होता है समान या सदृश, ठीक है। अब यहां पर एक सूत्र है, स्थानि वदादेशो अनल विधौ, व्याकरण का सूत्र है। स्थानि वदादेशो अनल विधौ जो सूत्र है वो कहता है आदेशा स्थानिवत स्यात्, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो आदेश होते हैं वो स्थानी के समान होते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी ये यहां पर घट जाएगा, ठीक है। तो आदेशा स्थानिवत स्यात् मतलब जो आदेश होते हैं वो स्थानी के समान होते हैं। तो स्थानी के समान होते हैं, स्थानी नहीं होते हैं, बल्कि स्थानी को मान करके जो कार्य किए जाते हैं वही कार्य आदेश को मान करके भी हो जाएंगे, ठीक है। तो जो कार्य स्थानीय को मान करके होते हैं वही कार्य आदेश को मान करके भी हो जाते हैं। इसलिए जो इस सूत्र के द्वारा स्थानीय वदादेशो अनल विधौ, इस सूत्र के द्वारा जो आदेश होते हैं वो किसके समान होते हैं? स्थानीय के समान होते हैं। अब यहां पर वत लगा है तो इसका अर्थ क्या करेंगे? चेतनवत। चेतनवत का मतलब होता है चेतन के समान, अर्थात वो चेतन नहीं हो जाती प्रकृति, बल्कि चेतन के समान होने लगती है, अर्थात चेतन के जैसे वो आभाषित होने लगती है। तो चेतन नहीं है बल्कि चेतन के समान होने लगती है, ठीक है। तो चेतन के समान होने लगती है, लिंगम अर्थात प्रकृति। ये समझ में आ गया? लिंग मतलब प्रकृति। तो पुरुष के संयोग से जो अचेतन है, अचेतन अर्थात जो प्रकृति है वो कैसे लगने लगती है? चेतनवत अर्थात चेतन के समान। चेतनवत अर्थात चेतन के समान, ठीक है। समान कैसे अर्थ आया? चेतनवत, ये जहां पर जो वत है वत इव, ठीक है। तो चेतन के समान लगने लगती है। तो ये समझ में आया। अब यहां पर क्या हो रहा है कि प्रकृति और पुरुष मिल रहे हैं। तो प्रकृति और पुरुष जब मिल रहे हैं तो इन दोनों के जो गुण हैं वो गुण एक दूसरे में जा रहे हैं। प्रकृति कैसी है? प्रकृति है जड़। तो प्रकृति जो जड़ है, जड़ का मतलब होता है अचेतन। अब उसमें जो पुरुष का जो चेतनत्व जो धर्म है, क्योंकि पुरुष कैसा है? चेतन है। तो पुरुष जो चेतन है, ये चेतनत्व जो पुरुष का धर्म है, वो पुरुष का धर्म किस पर जा रहा है? प्रकृति पर जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि प्रकृति चेतन के समान लगने लग रही है। ये ऊपर की कारिका का ये अर्थ है, ठीक है। तो पुरुष का जो धर्म है चेतन, वो चेतन धर्म किस में जा रहा है? प्रकृति में जा रहा है। तो अब प्रकृति का भी तो कुछ धर्म पुरुष में आएगा। वो कौन सा धर्म पुरुष में आ रहा है? तो नीचे की लाइन है कि गुण कर्तृत्वे अपि तथा, गुण कर्तृत्वे, गुण कर्तृत्वे अपि तथा का मतलब होता है कि गुणों के कर्ता होने पर, गुण कर्तृत्वे अपि मतलब गुणों के कर्ता होने से भी, अपि मतलब भी या उसको पर लगा लो कि गुणों के कर्ता होने पर भी, तथा वैसे, कर्ता इव अर्थात कर्ता के समान, कर्ता इव इसको अलग अलग कर लेना, कर्तेव मतलब कर्ता इव गुण हुआ है यहां पर। तो कर्ता के समान भवति मतलब होता है उदासीन अर्थात पुरुष। तो उदासीन का मतलब क्या है? पुरुष, क्योंकि पुरुष का लक्षण यहां पर क्या पढ़े? ठीक है, मध्यस्थ। 19वीं नंबर कारिका में मध्यस्थ किसका लक्षण है? पुरुष का। मध्यस्थ का अर्थ क्या हुआ था? तटस्थ या उदासीन। तो यहां पर ये जो लिखा है ना उदासीन, तो उदासीन कौन हो जाएगा? पुरुष। तो उसी प्रकार गुणों के कर्ता होने से कर्ता के समान हो जाता है उदासीन अर्थात पुरुष। अब ये देखो, ये जो गुण है, ये गुण किसके हैं? किसका धर्म है? प्रकृति का धर्म है, क्योंकि गुण जो तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है वो कौन है? प्रकृति, अर्थात जो सत्व रजस तम, ये जो तीनों गुण हैं ये प्रकृति में होते हैं, पुरुष में नहीं होते हैं। लेकिन पुरुष क्यों अपने आप को सुखी दुखी महसूस करता है कि मैं इस समय सुख महसूस कर रहा हूं, इस समय दुख महसूस कर रहा हूं, इस समय आलस महसूस कर रहा हूं? वो प्रकृति के संयोग से, वो पुरुष के गुण नहीं है, बल्कि वो क्या होता है? प्रकृति के संयोग के कारण जो प्रकृति के जो गुण हैं वो अपने मानने लगता है कि ये मेरे गुण हैं। तो उसी प्रकार से जब जो प्रकृति के संपर्क में जब पुरुष आएगा तो प्रकृति के जो गुण है, प्रकृति के गुण जो तीनों, ये सत्व रजस तम, ये तीनों जो गुण हैं, ये तीनों गुण किस में चले जाएंगे? पुरुष में चले जाएंगे। जब पुरुष में चले जाएंगे तो पुरुष अपने आप को कैसा फील करेगा? कर्ता इव,
ठीक है, कैसा फील करेगा कि कर्ता एव, अर्थात वो कर्ता के समान। वास्तविक रूप से पुरुष का लक्षण क्या था? अकर्ती भाव। इसके पहले 19वीं नंबर की कारिका में पुरुष का लक्षण हमने क्या पढ़ा था कि पुरुष क्या है? अकर्ता है। लेकिन अब यहां गुणों के कर्ता हूं, क्योंकि गुण क्या है? कर्ता है, यही करने वाले हैं। अब ये गुण चले जाएंगे पुरुष में, तो पुरुष अपने आप को कैसा महसूस करने लगेगा कि मैं करता हूं। ठीक है, तो पुरुष कर्ता के समान भवति मतलब होने लगता है, उदासीन, उदासीन मतलब पुरुष। तो वो पुरुष क्या होता है कि अपने आप को कर्ता के समान मानने लगता है। तो दोनों ये कारिकाएं समझ में आ गई। यहां पर बहुत बढ़िया से इसको याद रख लेना, कई बार ये कारिका ही वो दे देता है, यहां से दे देगा गुण कर्तृत्व अपि तथा कर्ता एव भवति, इसके बाद छोड़ देगा कि यहाँ पर क्या होगा? उदासीन होगा, प्रकृति होगा, व्यक्त होगा। तो ये याद रखना। उदासीन का मतलब क्या है? पुरुष। उदासीन किसका लक्षण है? पुरुष का। तो यहाँ पर भ्रमित मत होना। तो इस प्रकार से आप ये समझ गए कि यहाँ पर प्रकृति और पुरुष का मिलन हो रहा है, प्रकृति पुरुष का मिलन हो रहा है, तो दोनों के गुण एक दूसरे पर ट्रांसफर हो रहे हैं और यही से उत्पत्ति होगी सृष्टि की। तो सांख्य के अनुसार अब यहां से सृष्टि की उत्पत्ति होगी। सृष्टि की उत्पत्ति होगी तो फिर इसको अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो इसी के साथ में आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार, हरि ओम।